हेलो एवरीवन, एज यू नो आई एम मेघा फ्रॉम बी आर ग्लोबल स्कूल। आप जानते हैं जैसे कोविड-19 चल रहा है तो वी आर रियली वरीड अबाउट योर स्टडीज़। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा हिस्ट्री चैप्टर 2 का पार्ट 4 द क्लेम टू पैरामोंटेसी। पैरामोंटेसी एक नई टर्म है आपके लिए। पैरामोंटेसी का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। अब ब्रिटिशर्स क्या बताना चाहते थे कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव दैट फ्रॉम द अर्ली 19th century द कंपनी परसुएड टू एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। कंपनी अब क्या चाह रही है अर्ली 19th century में अपनी जो टेरिटोरियल है उसको एक्सपेंड करना चाह रही है। अंडर लॉर्ड हास्टिंग जो गवर्नर जनरल रहे हैं 1813 से 1823 तक, एक नई पॉलिसी लाए, पैरामोंटेसी वॉज इनिशिएटेड। नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम, कि उनकी जो अथॉरिटी होगी वो सुप्रीम अथॉरिटी होगी। हैंस इज पावर वॉज ग्रेटर दैन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। उनके पास जो पावर रहेगी वो इंडियन स्टेट से ज़्यादा होगी। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज इंटरेस्ट इट वॉज जस्टिफाइड इन अनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू अनेक्स एनी इंडियन किंगडम। अब वो किसी भी इंडियन किंगडम पर रूल कर सकेंगे। दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल। This process, however, did not go under challenge. For example, when the British tried to annex the small state of Kittur in Karnataka today, Rani Chennamma took to arms and led to anti-British. रानी चेन्नम्मा जो थी वो anti-British थी, रेसिस्टेंस थी, उन्होंने उनके अगेंस्ट मूवमेंट चलाया। She was arrested in 1824 and died in prison in 1829. उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनकी डेथ हुई 1829 में। बट रायना जो उनका एक चौकीदार था संघोली इन कित्तूर, कैरिड ऑन द रेसिस्टेंस, उसने इस मूवमेंट को आगे चलाया। विद पॉपुलर सपोर्ट द डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप, उन्होंने बहुत से ब्रिटिश कैंप और रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय किया। ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी किससे वरीड थी? रशिया से। इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। ड्रिवन बाय दिस फियर द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर द कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। इस डर के कारण ब्रिटिशर क्या चाह रहे थे? अपने आप को और आगे एक्सपेंड करना चाहते थे नॉर्थ वेस्ट में। इसीलिए उन्होंने एक युद्ध लड़ा किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ 1838 एंड 1842 तक, और इस्टेब्लिश किया अपना इंडिपेंडेंट कंट्रोल वहाँ पर। सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843। नेक्स्ट इन लाइन वॉज पंजाब, और उसके बाद पंजाब पे भी कंट्रोल किया गया। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी। आफ्टर हिज डेथ इन 1839 टू प्रोलॉन्ग वॉर वॉज फॉट। सिख किंगडम के साथ उनके दो युद्ध हुए। अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब को भी अनेक्स कर लिया गया। नेक्स्ट इनका आया टॉपिक द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। The final wave of annexation occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General. Lord Dalhousie गवर्नर जनरल रहे 1848 से 1856 तक। उन्होंने एक पॉलिसी चलाई थी जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें क्या था कि इंडियन रूलर जिसकी डेथ होगी विदाउट अ मेल हेयर, अगर उसका कोई भी मेल बच्चा नहीं होगा उसकी किंगडम को संभालने वाला, तो उसकी किंगडम लैप्स हो जाएगी, बिकम, और उसके बाद वो किसका पार्ट बन जाएगी? कंपनी टेरिटरी का। One kingdom after another was annexed simply by applying this doctrine. ये एक से एक किंगडम इनके हिस्से में आने लगी क्योंकि इनका ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का लॉ स्टार्ट हो गया। सतारा 1848 में, संभालपुर 1850 में, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 एंड झांसी 1854 में। फाइनली 1856 में कंपनी ऑल्सो टुक अवध। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्ग्यूमेंट। They said were obliged by duty to take our Awadh in the order to free the people from the misgovernment of the Nawab. अब यहाँ पे ये क्या दे रहे हैं अपनी बात कि हम लोग जो अवध में लोगों के साथ मिसगवर्नमेंट हो रही है उससे उन्हें बचाना चाहते हैं। एंड रेस्ट बाय द ह्यूमिलेटिंग वे इन विच द नवाब वॉज डिस्पोज, कि उनके साथ जिस तरह से ह्यूमिलेट बिहेवियर कर रहे हैं नवाब। द पीपल ऑफ अवध ज्वाइन द ग्रेट रिवोल्ट दैट ब्रोक इन 1857। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। वॉरेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल रहे हैं 1773 से 1785 तक, वॉज वन ऑफ द मैनी इंपॉर्टेंट फिगर्स हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। उन्होंने एक बहुत बड़ा अपना रोल प्ले किया है कंपनी की पावर को एक्सपेंड करने में।
बाई हिज टाइम द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल, इसके अलावा कंपनी ने पावर्स कहाँ एक्वायर्ड की, बॉम्बे में और मद्रास में. ब्रिटिश टेरिटरीज वुड ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स. ब्रिटिश की जो जितनी भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसे प्रेसिडेंसीज कहा जाता था. देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे. ईच वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर. जो सुप्रीम हेड होता था उसे गवर्नर जनरल कहते थे. वारन हास्टिंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नॉट ओनली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस. फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज इस्टेब्लिश. एक नया जस्टिस का सिस्टम आया. इसमें 2 कोर्ट्स होते थे, क्रिमिनल कोर्ट जिसमें फौजदारी अदालत कहते थे और सिविल कोर्ट जिसे दीवानी अदालत कहा जाता था. मौलवीज, हिंदू पंडित इंटरप्रेट्स इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट. यहाँ पर जो काजी थे, मुफ्ती थे, उन्होंने क्या किया कि कुछ अपने लॉज के बारे में बताया कि जो पर्सन अगर हिंदू में कुछ ऐसा क्राइम करता है तो उसके लिए इस तरह की पनिशमेंट होनी चाहिए, मुस्लिम्स के लिए कैसी होनी चाहिए. अ मेजर प्रॉब्लम वॉज दैट द ब्राह्मण पंडित gave different interpretation of local laws based on different schools of धर्मशास्त्र. जो पंडित थे वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे क्योंकि उनका अलग अलग स्कूल्स के अकॉर्डिंग वो अपना धर्मशास्त्र बता रहे थे. टू ब्रिंग अकाउंट यूनिफॉर्मिटी, अगर यूनिफॉर्म हमें लॉज चाहिए तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, 1775 के अंदर 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज एंड बी हेल्ड ट्रांसलेटेड डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश. पहले एक हिंदू लॉज बनाने की बात की गई, उसके बाद उसको कन्वर्ट किया गया इंग्लिश के अंदर. बाय 1778 के अंदर एक कोड आया मुस्लिम्स के लिए, also compiled for the benefit of European judges, जिससे यूरोपियन जजेस को ईजी हो सके. अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अ सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश. सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश की गई वाइल अ कोर्ट ऑफ अपील. इस जहाँ पर लोग अपील कर सकते थे वो थी सदर निज़ामत अदालत. ये कहाँ सेट हुई, कैलकाटा में. द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर. एज द टाइटल सुजेस्ट हिज जॉब वॉज टू कलेक्ट रिवेन्यू. इनकी क्या थी, रिवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्सेस, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना डिस्ट्रिक्ट में, जिससे क्या हो, विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स, दरोगास. हिज ऑफिस द कलेक्टेड बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पैट्रोनेज दैट स्टडीली रिप्लेस प्रीवियस होल्डर ऑफ अथॉरिटी. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द कंपनी आर्मी. कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रोट द सम न्यू आइडियाज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म बट इट्स पावर रेस्ट्रिक्टेड ऑन द मिलिट्री स्ट्रेंथ. जो मेन पावर थी वो मिलिट्री के हाथ में थी. मुग़ल आर्मी के पास क्या थी, मेनली कैवलरी. कैवलरी क्या होते हैं, जो घुड़सवार होते हैं. इन्फेंट्री जो पैदल वो लड़ते हैं. दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी. उनको किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती थी, तीरंदाजी की और तलवार चलाने की. The cavalry dominated the army and the Mughal state did not feel the need to have a large professionally training infantry. मुगल्स को क्या लगता था कि ट्रेनिंग्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. The rural areas had a large number of armed peasant and the local ज़मींदार often supplied to Mughal with the पैदल soldiers. बहुत से लोग थे जो soldiers का काम कर रहे थे. A change occurred in the 18th century when Mughal successors, states like Awadh and Banaras, started recruiting peasants into the armies. अब कुछ किसानों को आर्मीज़ में भर्ती किया गया, उनको ट्रेन किया गया ताकि वो प्रोफेशनल सोल्जर्स बन सकें. ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टिंग द सेम मेथड. ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेम मेथड को अडॉप्ट किया, रिक्रूट किया आर्मी के लिए. सिपाहीज़ रखे जाने लगे जिसे हम सिपाही कहते हैं. ए वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज 1820 में कुछ चेंज हुई. द कैवलरी रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी आर्मेंट डिक्लाइन. धीरे धीरे ये डिक्लाइन हुई. ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट वेयर सोल्जर्स वर आर्म्ड एंड मुस्केट मैचलॉक्स. मुस्केट क्या होते हैं, जिनके पास हैवी गन होती है, और मैचलॉक जिनके पास रेगुलर जो पुरानी गन्स का यूज़ कर रहे थे. द सोल्जर्स ऑफ द कंपनी आर्मी हैज़ टू कीप पेस विद द चेंजिंग. अब इन्हें क्या था कि चीज़ों को अपने. In the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. The early 19th century में ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे कि यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर को डेवलप कर रहे थे. सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जुकेटेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग. अब जो जितने भी सोल्जर्स थे उनको यूरोपियन स्टाइल्स में ट्रेनिंग दी जा रही थी.
ड्रिल्स एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेट देयर लाइफ, कि कैसे डिसिप्लिन में रहना है, दैट फॉर मोर देन बिफोर, कि पहले वो कैसे रहते थे अब वो डिसिप्लिन लाइफ को जिएंगे. ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग अ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग. अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स कैसे आ रही थी, क्योंकि लोग ज़्यादा कास्ट चीज़ों को इग्नोर करके एक प्रोफेशनल सोल्जर्स उन्हें बनाना था. अभी आपने कंक्लूज़न है जो वो खुद से आप कंक्लूड करेंगे चैप्टर को. यू हैव टू स्टडी एट होम. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. अब आपने घर पे अपने नोट्स बनाने हैं, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से टॉपिक को रिवाइज करना है. सो बी एट होम, स्टे सेफ, स्टे. थैंक यू सो मच.